अस्सलाम वालेकुम फ्रीलांसर, दिस इज़ बिलाल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि फेसबुक पोस्ट के ऊपर जब आप लोग अप्लाई करते हैं, स्पेशली जो न्यू सेलर्स हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी डिटेल्स हैं जिनको आप अगर अपने प्रपोजल के अंदर ऐड कर दें तो आप एक विनिंग प्रपोजल बना सकते हैं। आप अपने प्रपोजल के ज़रिए अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं और आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब आप लोग सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि फ़ेसबुक पोस्ट के ऊपर ही आप लोगों का अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद फ्रीलांसिंग से मुराद सिर्फ ये है कि हम फाइवर के ऊपर अप्लाई करें या अपवर्क पे अप्लाई करें, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा अच्छे रेट्स नहीं हैं एट्सेट्रा। तो पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, बाद ग्रुप्स के अंदर बहुत अच्छे रेट्स हैं। इनफैक्ट कुछ सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो शायद फाइवर से ज़्यादा अच्छे रेट्स दे रहे होते हैं। उनको क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है, वो अपना कम्युनिकेशन ईजी रखना चाहते हैं। उनको शायद ये भी मुश्किल लगता है कि फाइवर के ऊपर जाके ऑर्डर करें। उनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आसान लगता है कि एक फेसबुक ग्रुप के अंदर को पाकिस्तानी उनको मिल जाए जिसको वो डायरेक्ट ऑर्डर कर दें, उसके साथ व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट करते रहें। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो एक फैक्टर होता है जो कि जिसकी वजह से क्लाइंट्स फेसबुक ग्रुप्स में आते हैं, वो ऑब्वियसली यही है कि फेसबुक ग्रुप्स के अंदर कंपैरेटिवली उनको कम रेट वाले सेलर्स मिल जाते हैं। अब जो एक न्यू सेलर होता है, जैसे से अगर हम राइटिंग की बात करते हैं तो एक न्यू सेलर 0.5 रुपीज़ पर वर्ड से 1 रुपी पर वर्ड तक के दरमियान ईजिली काम करने को तैयार होता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस सेलर की बात करें तो मैं ऐसे सेलर्स को जानता हूँ जो 2 रुपीज़ पर वर्ड से नीचे काम करते ही नहीं हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे सेलर्स भी हैं, मैंने कुछ ऐसी पोस्ट देखी हैं जो कि माशाल्लाह 10 रुपी पर वर्ड से भी ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो ये सब लोग भी इसी तरह ही फेसबुक ग्रुप के अंदर कामयाब हुए हैं। ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इन्होंने अच्छे प्रपोजल्स लिखने सीखे हैं। इन्होंने बहुत सारी गलतियां हैं जो न्यू सेलर्स करते हैं, इन्होंने उन गलतियों को बेहतर कर लिया है कि वो गलतियां हम नहीं करते। इसी तरह से इन्होंने अच्छे क्लाइंट्स को सिक्योर किया है। तो अब इस बात पर आते हैं कि वो गलतियाँ हैं क्या। सबसे पहली गलती जो न्यू सेलर्स करते हैं मेरे नज़दीक वो ये होती है कि जब वो एक जॉब पोस्ट देखते हैं तो जैसे एक जॉब पोस्ट है जिसके अंदर क्लाइंट ने बताया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे ये काम करवाना है, प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें, अपना सैम्पल इनबॉक्स करें, अपना रेट इनबॉक्स करें, जो भी डिटेल्स क्लाइंट ने मेंशन की हैं। लेकिन सेलर्स क्या करते हैं, वो अपना टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं। वो कमेंट कर देते हैं इनबॉक्स येस अवेलेबल, इस तरह के कमेंट्स ना। तो अब देखें, अगर आप एक क्लाइंट आपको क्लियर वर्ड्स में कह रहा है कि यार मुझे इनबॉक्स करो, मुझे अपना सैम्पल भेजो, और आप आगे से उसको मैसेज करें, आगे से उसको कमेंट करें येस अवेलेबल इनबॉक्स, तो क्लाइंट के ऊपर ना ये सबसे पहला आपने बैड इंप्रेशन डाल दिया। क्लाइंट अगर बहुत ही हम्बल होगा तो वो आपको इनबॉक्स करेगा, नहीं होगा वो छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास सेलर्स की कमी नहीं होगी। अब इसका सही तरीकाकार क्या है? इसका सही तरीकाकार ये है कि आपने क्लाइंट को इनबॉक्स भी करना है, उसके अलावा आपने कमेंट में उसको नोटिफाई भी करना है कि मैंने आपको इनबॉक्स कर दिया। उसकी वजह ये है कि फेसबुक के ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसके इनबॉक्स के अंदर तो मैसेजेस आ ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ मैसेज रिक्वेस्ट में भी चले जाते हैं, फिल्टर्ड मैसेजेस में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि आपने उनको मैसेज किया। लेकिन जब आप उनको कमेंट में इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपके प्रोफाइल पे जाते हैं, आपके मैसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनको आपका मैसेज शो हो जाता है। तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमने एक कमेंट में भी क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है, हमने इनबॉक्स भी करना है। लेकिन हमने इनबॉक्स करना क्या है? हमने क्लाइंट को एक विनिंग प्रपोजल इनबॉक्स करना है। मैं विनिंग प्रपोजल का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपने इस बिड को विन करना है। आपने सिर्फ प्रपोजल का मकसद सिर्फ आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइंट को ये बता दें आप ये काम कर सकते हैं एक्सेट्रा। मकसद ये होना चाहिए कि क्लाइंट कन्विंस हो, क्लाइंट को आप जो प्रपोजल दे रहे हैं, क्लाइंट उसके ज़रिए कन्विंस हो जाए कि आप एक सूटेबल सेलर हैं और आप ये ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि एक विनिंग प्रपोजल लिखा किस तरह से जाएगा। अच्छा, अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से दूंगा। ऐसा है कि मैं एक बायर भी हूँ, एक सेलर भी हूँ। मैं जब तक एज ए सेलर काम करता रहा हूँ, मैं बहुत सारी गलतियाँ करता रहा हूँ, बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो कि मुझे कभी फील नहीं हुई कि यार ये एक बड़ी मेजर गलती है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने एज बायर लोगों से काम करवाना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि यार ये सब गलतियां तो मैं भी करता रहा हूँ। और एज अ बायर ये कितनी पिंचिंग है, कितनी इरिटेटिंग है कि मतलब एक सेलर आपको कमेंट में जो है वो इस तरह के कमेंट कर रहा है इनबॉक्स यस चेक इनबॉक्स, मतलब चेक इनबॉक्स तो ऑब्वियसली नहीं करता कोई, इनबॉक्स वगैरह अवेलेबल, लेकिन वो इनबॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर वो डिटेल्स दे ही नहीं रहा। अच्छा, फिर इनबॉक्स में कई सेलर आ जाते हैं, इनबॉक्स में आके मैसेज क्या कर रहे हैं, अवेलेबल यस शेयर डिटेल्स। अब देखें, एक बायर ने अगर एक जॉब पोस्ट की है ना तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पहले उसको एहसास दिलाएं, उसको फील करवाएं, उसको यकीन दिलाएं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप एक सूटेबल सेलर हैं।
तो वो आपके साथ सारी रिक्वायरमेंट्स शेयर करेगा, ना कि वो हर उस सेलर के साथ शेयर करेगा जो उसके इनबॉक्स में आ रहा है। ऑन एवरेज अगर मैं एक जॉब पोस्ट करता हूँ किसी ग्रुप के अंदर, तो मुझे और कुछ नहीं तो 10-15 तो लाजमी सेलर कांटेक्ट करते हैं। अब अगर 10-15 सेलर मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर रहे हैं, और तो मैं वो इतनी लंबी सारी डिटेल जो है वो एक एक सेलर के साथ तो शेयर नहीं कर सकता ना, क्योंकि हर सेलर के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एक सेलर है जिसके प्रपोजल से मुझे ये यकीन हो गया कि हाँ यार ये सूटेबल सेलर है, इसको मैं काम दे सकता हूँ, ये अच्छा काम कर देगा, तो उसके साथ सारी डिटेल के अंदर सब डिटेल जो है वो शेयर कर दूँगा। लेकिन उसके लिए पहले सेलर को मुझे यकीन दिलाना है कि वो ये काम कर सकता है और वो एक सूटेबल सेलर है। तो अब इस पे आते हैं कि आपने यकीन कैसे दिलाना है अपने बायर को कि आप ही एक आप सबसे सूटेबल सेलर हैं इस काम के लिए, ये जॉब आप कर सकते हैं एटसेट्रा। अब उसका जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक ऐसा प्रपोजल लिखें जो क्लाइंट के लिए कन्विंसिंग तो हो ही, लेकिन उसके साथ आप उसको सैम्पल्स भी भेजें। अच्छा, क्लाइंट समटाइम ऐसा होता है कि सैम्पल्स की डिमांड नहीं करता। आपका क्लाइंट आपसे सैम्पल की डिमांड करे ना करे, आपने सैम्पल लाजमी शेयर करना है। अब सैम्पल किस तरह का होना चाहिए? सबसे बेहतर तो ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई हर निश तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा निश के ऊपर एक एक सैम्पल लिखा हुआ हो, या आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई काम किया तो वो भी आप एज ए सैम्पल प्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो जब आप अपने क्लाइंट को, अब जैसे से एक क्लाइंट है वो काम करवाना चाहता था एनवायरनमेंट रिलेटेड, आपने उसको सैंपल शेयर किया एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो उसके लिए चीज़ों को एनालाइज करना, आपकी स्किल्स को असेस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रपोजल शेयर किया है वो सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट है उसकी रिक्वायरमेंट से। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक सेलर है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड लिखवाना चाहता है, आप उसके साथ सैम्पल शेयर कर रहे हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो शायद उसके लिए थोड़ा सा आपकी राइटिंग स्किल को असेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पेशली कि आप कितना नॉलेज रखते हैं इस फील्ड के बारे में, आप कितना बेहतर लिख सकते हैं एटसेट्रा। अच्छा, इस सिलसिले में मैं 2 आपको सजेशन दूंगा। एक तो ये, अपना निश ऐसा चूज़ करें जो आपकी एजुकेशन या आपकी हॉबीज़ रिलेटेड हो, स्पेसिफिकली 1 या 2 निश के ऊपर काम करें, इससे ज़्यादा भी ना करें। उन 1 या 2 निश के अंदर सब निश के ऊपर काम करें। निश से मुराद टॉपिक, डिसिप्लिन, डोमेन, सब निश उसकी सब कैटेगरीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब निश बन जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रपोजल के ऊपर। एक अच्छा विनिंग प्रपोजल किस तरह का होना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर मैं सिर्फ आपसे लफ्जी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप के अंदर एक जॉब पोस्ट की थी राइटिंग रिलेटेड, मुझे कुछ राइटर्स की ज़रूरत थी। उस पोस्ट के ऊपर कुछ राइटर्स ने बहुत अच्छा पेश किया, कुछ राइटर्स ने इतना ज़बरदस्त प्रपोजल लिखा कि मेरा दिल किया कि यार इनको हायर कर लूँ, और उनके प्रपोजल मैंने देखे, उनके प्रपोजल भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने कुछ लगभग 6-7 राइटर्स को हायर किया, एक एक टास्क सबको दिया, और उनमें से जो सूटेबल राइटर थे 2-3 को परमानेंट हायर कर लिया। लेकिन उसके अलावा उन 5-6 राइटर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिनका पिचिंग मेथड इतना जो है वो कन्विंसिंग नहीं था, उनको मैंने शायद रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। और उसकी एक मेजर रीज़न ये थी कि मैंने रिक्वायरमेंट्स के अंदर बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ था कि जो राइटर्स मुझे विदाउट सैम्पल अप्रोच कर रहे हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। उसके बावजूद कई राइटर्स ने मुझे विदाउट सैम्पल अप्रोच किया। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपके साथ यही एक एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ। वही जो जॉब पोस्ट मैंने खुद की थी, उसी जॉब पोस्ट के ऊपर मैं अब आपको पिच करके दिखाऊंगा कि अगर एज अ राइटर मैं अपनी ही जॉब के ऊपर अप्लाई करता, अपनी ही जॉब के ऊपर मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता कि मैं एक सूटेबल सेलर हूँ और मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो मैं किस तरह से इस प्रपोजल को लिखता और किस तरह से पिच करता। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रपोजल के साथ। मैं आपको जॉब पोस्ट भी दिखाता हूँ और प्रपोजल भी दिखाता हूँ जिस जॉब के ऊपर मैंने अप्लाई किया था, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स थी उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जो प्रपोजल मैंने बनाया उसके अंदर मैंने किन किन डिटेल्स को डिस्कस किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप ये देख सकते हैं, एक मैंने जॉब पोस्ट की थी, इसमें जो फर्स्ट लाइन है राइटर हायर्ड थैंक यू, इसको इग्नोर कर दें आप। ये राइटर हायर करने के बाद मैंने ये एडिट किया था। इससे नीचे मैंने एक बड़ा क्लियर मेंशन किया हुआ है लुकिंग टू हायर अ ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल राइटर, कि मतलब मुझे एक आर्टिकल राइटर की ज़रूरत है। डिटेल्स के अंदर मैंने बड़ा क्लियर पहली लाइन में ही मेंशन किया हुआ है कि ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है मुझे कुछ बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस पे ओजोन रिलेटेड, ओजोन गैस रिलेटेड। अच्छा, फिर मैंने ये भी मेंशन किया है कि मुझे एक्सपीरियंस राइटर की ज़रूरत है और जिसने एटलीस्ट 1-2 आर्टिकल्स पब्लिश किए हों। फिर ये भी साथ मेंशन है कि उसके अंडर ऑथरशिप पे हो तो क्या बात है, ठीक हो गया। पे रेट भी मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, और उसके अलावा मैंने लास्ट लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी जॉब पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, इस लाइन के ऊपर हमेशा फोकस रखें। प्लीज़ शेयर योर सैम्पल्स इन माई इनबॉक्स, आई मट नॉट रिस्पॉन्ड टू द सेलर्स अप्रोचिंग विदाउट एनी सैम्पल्स। मैंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि मुझे सैम्पल्स के बगैर कॉन्टैक्ट ना करें। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को समझें आप थोड़ा सा।
एक बायर जब एक जॉब पोस्ट करता है तो उसकी जॉब पोस्ट के ऊपर बहुत सारे सेलर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। वो हर सेलर के साथ डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकता, ना कि वो हर सेलर को ऑर्डर भी दे सकता है। अब अगर एक बार अगर ऐसे सेलर को ऑर्डर देने लग जाए जिसकी उसने राइटिंग स्किल्स ऐसे नहीं की नहीं, तो डेफिनेटली केओस होगा। हो सकता है कि वो राइटर जो है वो प्रॉपर लिख ना सकता हो, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उस राइटर की स्पीड बहुत कम हो, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, उसका एक्सपीरियंस ही क्योंकि ना हो, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। अल्टीमेटली बायर और सेलर दोनों के एंड पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए हमेशा बायर की कोशिश ये होती है ऐसे सेलर को हायर करे जिसके पास कुछ सैम्पल्स हों, कुछ दिखाने को हो, जिनको देख के बायर को ये यकीन हो जाए कि हाँ यार ये बंदा ये काम कर सकता है, इसने इस तरह का कुछ काम पहले किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस जॉब पे अप्लाई करना हो तो मैं किस तरह का प्रपोजल लिखूँगा। मैंने एक वर्ड फाइल बनाई है जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें समझाऊँगा। तो आए हम उसको प्रपोजल को देखते हैं। अच्छा, ये प्रपोजल है जो मैंने इसके लिए लिखा है। इसके अंदर ये सबसे पहले तो यही जॉब पोस्ट आ गई एज इट इज़, ठीक है। लेकिन इस जॉब पोस्ट में अगर आप नोट करें तो मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, जैसे ट्यूटोरियल स्टाइल रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ब्लॉग पोस्ट ब्लू में किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये है प्रपोजल जो मैंने लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम बिलाल है, मैं एज ए सेलर बिलाल को पिच कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से स्टार्ट करूँगा। हाय बिलाल, हाउ आर यू। सबसे पहले एक सॉफ्ट ओपनिंग होनी चाहिए आपकी प्रपोजल की। उसके बाद आई स्टिल लुकिंग फॉर अ राइटर, आई जस्ट नोटिस योर पोस्ट एंड फ्रीलांसर फंडा फेसबुक ग्रुप। उसको बताएं कि आपने उसकी जॉब पोस्ट कहाँ देखी है, ठीक है। एंड आई एम विलिंग टू राइट ब्लॉग पोस्ट ऑन ओजोन गैस। अब ये जो ओजोन गैस है ना, ये देखें, ये इसने सेलर ने खुद मेंशन किया होता है कि उसको ओजोन गैस के ऊपर लिखवाना है, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि सेलर के प्रोजेक्ट को आप अपने प्रपोजल में थोड़ा सा डिस्कस करें, ताकि उसको ये फील हो आपने प्रपोजल उसकी जॉब पोस्ट पढ़ के लिखा है, ना कि आपने एज इट इज़ कोई एक अपना जर्नल प्रपोजल उठाया है और बस उसको कॉपी पेस्ट कर दिया उसके मैसेजेस में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेलर के लिए हमेशा कस्टम प्रपोजल लिखें, उसके प्रोजेक्ट को लाजमी डिस्कस करें, ताकि उसको फ़ील हो कि आपने कुछ एफ़र्ट की है इस जॉब को लेने के लिए, आपने कुछ ना कुछ लिखा है और आप जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके प्रोजेक्ट के अंदर। जब आप सेलर को ये फील करवाएंगे ना, उसके प्रोजेक्ट के अंदर आप वैसे ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे शायद आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, तो सेलर के लिए ये बड़ा एक कन्विंसिंग पॉइंट होता है। अच्छा, इसके बाद फिर एक नेक्स्ट पैरा शुरू हो रहा है जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा, मैं अपने लेट्स से कि मेरा कुछ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग का एक्सपीरियंस है, कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। अब इसमें ये जो वर्ड है ना ब्लॉग पोस्ट वाला, ये यहाँ पे ये देखें बायर ने क्लियरली मेंशन किया होता है कि उसको ब्लॉग पोस्ट लिखवानी है। अब उसके अंदर उसने फिर ये भी मेंशन किया हुआ था कि ऐसा सेलर हो जो एक्सपीरियंस्ड सेलर हो, एक्सपीरियंस्ड राइटर हो। तो इसके अंदर यहाँ पे देखें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स के लिए लिख रहा हूँ और मेरी मल्टीपल पब्लिकेशंस हैं अंडर माय ऑथरशिप। यानी मेरे अपने नाम से पब्लिश हुई हुई हैं। ये अपने नाम से पब्लिश करना ना आर्टिकल्स को इतना मुश्किल नहीं होता। कई लोग समझते हैं कि आर्टिकल अपने नाम से पब्लिश करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी क्लाइंट के लिए लिखते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से किसी ब्लॉग पर पोस्ट कर दे, ना करे। ये इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप फ्री कंटेंट लिख के अपलोड कर सकते हैं, वो आपको पे नहीं करते, लेकिन आपके नाम से पब्लिश हो जाता है। सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतर तरीका मेरी नज़र में लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल पोस्ट करने की प्रॉपर एक ऑप्शन है। लिंक्डइन पे जाएं, अपना आर्टिकल लिखें और पोस्ट कर दें। कोशिश करें कि मल्टीपल निश से रिलेटेड एक आर्टिकल अगर आप लिख सकें सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप लिमिटेड चीज़ों के अंदर काम करना चाहते हैं तो वो इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप इंजीनियरिंग रिलेटेड करते हैं ये वो, लेकिन फिर आपको अप्लाई भी सिर्फ उन्हीं निश से रिलेटेड करना पड़ेगा। तो खैर, आप करें क्या कि आप इस तरह से जो है वो अपने कुछ प्रपोजल वगैरह लिख के रखें लाजमी, जो आपके नाम से पब्लिश हुए हैं। अच्छा, फिर हमने यहाँ तक क्लाइंट को ये बता दिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड भी हूँ आपकी जॉब में, मेरा एक्सपीरियंस भी है। अब अपने क्लाइंट को थोड़ा सा मज़ीद कन्विंस करने के लिए आपने कह देना है आई बिलीव आई एम ए गुड फिट फॉर दिस जॉब, फर्दरमोर आई वुड लाइक यू टू नो दैट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग ट्यूटोरियल स्टाइल आर्टिकल्स। यहाँ पे इसकी जॉब पोस्ट के अंदर देखें, उसने ये भी मेंशन किया था कि उसको ट्यूटोरियल स्टाइल आर्टिकल लिखवाना है। और जब आप उसकी एक डिटेल को डिस्कस कर रहे हैं ना इस प्रपोजल के अंदर, तो क्लाइंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्लाइंट को लग रहा है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वही चीज़ ये बंदा बेच रहा है। आपने क्लाइंट को ये खुद एहसास दिलाना है। अगर आप क्लाइंट को ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे अपने बारे में, या अपना प्रपोजल थोड़ा सा डिटेल नहीं लिख रहे, तो क्लाइंट को नहीं पता चलने वाला कि आप एक सूटेबल सेलर हैं। या आपने खुद एहसास दिलाना है उसको। उसके बाद आप एक हेडिंग बना दें, माई कंटेंट विल बी इंगेजिंग, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल रिसर्च एट्सेट्रा।
ये सिर्फ जैसे गिग फीचर्स वगैरह हम मेंशन करते हैं कि क्लाइंट को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा इसको हानो है। इसमें लास्ट जो 2 पॉइंट है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रामरली पास्ट, कॉपीस्केप, टर्निटिन, एक्सेप्टेबल। कॉपीस्केप, टर्निटिन और ग्रामरली क्या है आपको लाइट से बता दूंगा अगर आपको नहीं पता। ग्रामरली एक ऑनलाइन टूल है, फ्री टूल है, जिसके ज़रिए आप अपनी ग्रामर वगैरह इंप्रूव कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर, चाहे वो आपका प्रपोजल है, चाहे आर्टिकल है, कुछ भी है। कॉपीस्केप और टर्निटिन बेसिकली प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स हैं। आप ऐसे समझ लें कि दुनिया के इस वक्त तक के सबसे बेहतरीन टूल्स हैं, दोनों प्रीमियम टूल्स हैं। कॉपीस्केप पेड टूल है, उसके अंदर आपको वर्ड्स के हिसाब से पे करना पड़ता है, उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए कई लोग इसको यूज़ नहीं करते, सॉरी। जो टर्निटिन है, टर्निटिन बेसिकली एकेडमिक राइटिंग के लिए होता है और ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को डायरेक्ट मिलता होता है। ये लीगली सेल नहीं होता, मतलब अगर कोई एक कॉमन राइटर परचेज़ करना चाहे तो वो बाय नहीं कर सकता। हाँ, सीधी बात है, कुछ चोर रस्ते होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर टर्निटिन सेल हो रहा है, सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास होता है। अब इसको यहाँ मेंशन करने का मकसद क्या है? देखें, जो क्लाइंट आपको 1000 रुपये दे के अगर 1000 वर्ड्स लिखवा रहे हैं ना, जैसे से 1000 वर्ड्स 1000 रुपये में लिखवा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो महीने के ऐसे 30,000 वर्ड्स लिखवाता हो, और जो महीने के ऐसे 30,000 वर्ड्स लिखवा रहा है, 30,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो शायद 1500-2000 रुपये का टर्निटिन भी ले सकता है। उसके बाद टर्निटिन लाजमी होगा। टर्निटिन नहीं होगा तो हो सकता है उसके पास ग्रामरली प्रीमियम हो, उसमें भी प्लेजरिज्म चेक हो जाता है, और ग्रामरली प्रीमियम के कॉमनली लोगों के पास होता है, क्रैक्ड वर्जन होते हैं। इसके अलावा जो कॉपीस्केप है, कई क्लाइंट्स के पास कॉपीस्केप भी होता है, क्योंकि कॉपीस्केप कुछ ज़्यादा एडवांस है तो कई क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कॉपीस्केप यूज़ करना। तो जिनके पास कॉपीस्केप, टर्निटिन जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्लेजरिज्म एक चुटकी में चेक कर लेते हैं। फिर ग्रामरली के अंदर भी ये फंक्शन है। अब होता क्या है? होता ये है कि कई सेलर्स होते हैं जिनको ये लगता है कि वो बायर को डिसीव कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि बायर ने पोस्ट किया कि मुझे ओजोन रिलेटेड एक आर्टिकल लिखवाना है, वो नेट पे जाते हैं, ओजोन रिलेटेड एक आर्टिकल डाउनलोड करेंगे, बायर से ऑर्डर लेके उसके साथ कुछ देर गपशप करेंगे, हाँ लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, 10-12 घंटे बाद उसको वो एक वही कॉपी किया हुआ आर्टिकल एज इट इज़ उसको सबमिट कर देंगे। अब अगर क्लाइंट के पास प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स नहीं होंगे तो शायद वो ना पकड़ सके, ऑल्दो उसके फिर भी कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो राइटिंग स्टाइल होता है, उससे आइडिया हो जाता है। उसके अलावा गूगल के ऊपर कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करें तो आपको गूगल भी शो कर देता है कि ये पार्ट जो है ना, ये इस लिंक से कॉपी हुआ है। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि क्लाइंट के पास कॉपीस्केप या टर्निटिन है, वो तो फ़ौरन पकड़ लेगा कि प्लेजराइज्ड कंटेंट है, तो क्लाइंट जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, पेमेंट नहीं करता। इसी तरह ग्रामरली है, अगर आपके कंटेंट में बेतहाशा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो क्लाइंट तभी पे नहीं करेगा, उसकी मर्ज़ी का कंटेंट नहीं है। अब जब क्लाइंट को खुद बता रहे हैं ना कि जी मेरा कंटेंट ग्रामरली पास भी होगा, कॉपीस्केप और टर्निटिन पास भी होगा, एक्सेप्टेबल होगा, तो आप क्लाइंट को ये एहसास दिला रहे हैं कि भाई मुझे इन चीज़ों का एहसास है कि अगर मैं प्लेजराइज कंटेंट भेजूंगा तो वो ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा, या ग्रामेटिकली वो साउंड होगा, उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि अगर उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी तो मैंने उसको ग्रामरली से ठीक कर लिया होगा। आपके बताने का यही मकसद है यहाँ इन चीज़ों का। तो यहाँ ये कुछ हमने फ़ीचर्स डिस्कस कर लिए आपके कंटेंट के। उसके बाद फ़ौरन अपने सैम्पल्स को डिस्कस करें, अपने सैम्पल्स के लिंक्स शेयर कर दें। सबसे बेहतर ये है कि लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट किए रखें। 3 बेस्ट सैम्पल्स, स्पेशली अगर वो रिलेवेंट हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से, तो उनको शेयर कर दें क्लाइंट के साथ। लिंक शेयर कर दें सबसे बेहतर है। अगर आपने पब्लिश नहीं किए हुए, जैसे अभी आपने रिसेंटली लिखे हैं या आपको पब्लिश करने नहीं आते, तो फिर आप क्या करें कि वर्ड फाइल के अंदर एज इट इज़ जो है क्लाइंट को भेज दें अटैच करके, ठीक है। इन दैट केस आपको ये पार्ट नहीं लिखना होगा, ये जो पार्ट है ना, सम ऑफ माई रिसेंट ब्लॉग पोस्ट लिंक्स आर एटसेट्रा। लास्ट क्या करेंगे आप, एक पैराग्राफ के अंदर आप मेंशन करेंगे, मोर ओवर आई कैन राइट अ फ्री 100 वर्ड सैम्पल ऑन योर डिजायर्ड टॉपिक। In fact, I have some ideas. How about we start with the topic, the benefits of ozone gas in agriculture. क्लाइंट ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि उसको ओजोन गैस के एग्रीकल्चर में जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखवाना है, लेकिन क्लाइंट ने ये मेंशन किया हुआ था कि उसको ओजोन गैस पे लिखवाना है। आप जब क्लाइंट को खुद मशवरा दे रहे हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर लिख सकता हूँ या इस टॉपिक पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, अब क्लाइंट को ये फील करवा रहे हैं कि आप उसके काम के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने कुछ सोचा है उसके प्रोजेक्ट के बारे में कि इस तरह से बेहतर हो सकता है। उसके अलावा जब आप 100 वर्ड्स उसको फ्री में ऑफ़र कर रहे हैं, उसके तो मज़े हो गए। उसको फ्री वर्ड्स जब 100 वर्ड्स फ्री मिल रहे हैं, उसको उसके दिमाग पे ये टेंशन सवार नहीं है कि यार इसको हायर कर लिया, ये कहीं लो क्वालिटी कंटेंट ना डिलीवर कर दे, तो क्लाइंट खुल के आपको ऑर्डर दे सकता है। क्लाइंट को ये डर नहीं होगा कि यार ये ना हो कि ये काम सही ना करे और बाद में जो है ना कह के आपने मुझे पे नहीं किया एटसेट्रा।
तो 100 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते। वैसे मैं ज़ाती तौर पे प्रेफर करता हूँ कि 250 वर्ड्स तक हों। 250 वर्ड्स का आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट कोई भी क्लाइंट अपने ब्लॉग पे शेयर करना पसंद नहीं करता, बहुत कम वर्ड्स होते हैं। लेकिन उसके अंदर कई चीज़ें क्लाइंट को क्लियर हो जाती हैं। 100 वर्ड्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन क्योंकि सर वकास अहमद मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन है कि 100 वर्ड्स से ज़्यादा शेयर ना करें, तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप 100 वर्ड से ज़्यादा शेयर ना करें। अच्छा, लास्ट सेंटेंस है जो आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑर्डर एज सुन एज वी फाइनलाइज द डिटेल्स। इसका मकसद ये है कि क्लाइंट को आप ये फील करवा दें कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, अभी आप ऑर्डर करो, अभी हम काम शुरू कर देते हैं। देखिए, कुछ क्लाइंट्स ना, उनके लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको अगर इन टाइम आप डिलीवर कर सकते हैं ना कंटेंट, तो आप राइट सेलर हैं, आप परफेक्ट मैच हैं उनके लिए। अब जब उसको ये बता रहे हैं ना कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं फ़ौरन काम शुरू कर सकता हूँ, तो ये क्लाइंट के लिए बड़ा सूटेबल है। क्योंकि होता क्या है, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ज़्यादातर जो क्लाइंट्स जो है जॉब पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं, ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो एक्चुअली ख़ुद भी सेलर्स होते हैं, फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांसर के ऊपर। ये वहाँ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से जॉब पोस्ट ले रहे होते हैं, ऑर्डर्स ले रहे होते हैं राइटिंग के, और उन्हीं ऑर्डर्स को ये बेसिकली फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आउटसोर्स कर रहे होते हैं। जैसे एक क्लाइंट है, उसने $1 पर वर्ड के ऊपर एक ऑर्डर लिया, यानी कि रफली जो है वो आप समझ लें कि जो 20% फ़ीस है उसको काट के हम ले जैसे 1.3 रुपीज़ 1.4 रुपीज़ पर वर्ड के ऊपर उसने ऑर्डर लिया, और उसने आगे 0.8 रुपीज़ पर वर्ड के ऊपर फेसबुक ग्रुप में किसी और को ऑर्डर दे दिया। लेकिन होता क्या है कि मैंने ये नोट किया कि कई केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट, इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं जो एक्चुअली खुद सेलर्स होते हैं, ये तब आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे होते हैं जब इनके ऑर्डर को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, इनके पास टाइम नहीं होता है, इनके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चाहते हैं कि इनका काम फ़ौरन से हो जाए, इनके पास टाइम शॉर्ट होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये प्रेफर भी ऐसे ही सेलर को करते हैं जो उसी वक्त अवेलेबल हो, उसी वक्त काम शुरू करने को तैयार हो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये भी होता है कि ये भी प्रेफर करते हैं कि ऐसा सेलर हो जो थोड़ा सा रेलिवेंट एक्सपीरियंस रखता हो, उसको राइटिंग का एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत। तो अगर आप अपने क्लाइंट को इन सब चीज़ों के साथ एहसास दिला रहे हैं कि आप अवेलेबल भी हैं, आप एक्सपीरियंस भी रखते हैं, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आपको वो डेफिनेटली ऑर्डर देगा। अच्छा, अब कई लोगों का सवाल ये होगा कि क्या ये प्रपोज़ल थोड़ा सा बड़ा नहीं है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये प्रपोज़ल बिल्कुल परफेक्ट है साइज़ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। वो क्यों? इस प्रपोज़ल के अंदर ना सिर्फ आप क्लाइंट को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट को ये भी एहसास दिला रहे हैं कि आपको आर्टिकल राइटिंग स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया है। ये प्रपोज़ल इटसेल्फ किसी आर्टिकल से कम नहीं है, ये एक आर्टिकल स्टाइल में ही लिखा हुआ है। हर पैराग्राफ जो है या हर सेंटेंस है, उसका एक फ़्लो है जो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है या वो एक फ़्लो में आ रहा है। तो जब ये चीज़ें आप इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और इसको मैंने इसको ग्रामरली रन नहीं किया, आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं अपने तौर पे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव कर दें। जब आप ग्रामेटिकली साउंड एक प्रपोजल क्लाइंट को सबमिट कर रहे हैं ना, तो आप इन अदर वर्ड्स क्लाइंट को ये फील करवा रहे हैं कि भाई आपकी ग्रामर भी अच्छी है, ठीक है। अगर आपकी प्रपोजल में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या आपने प्रपोजल गलत लिखा हुआ है, उसका फ़्लो सही नहीं है, उसमें बेतहाशा स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, या आप अनप्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रो, कई लोगों को शौक होता है ब्रो आई कैन डू दिस, इस किस्म के ना मैसेजेस, इस तरह के ब्रो, मिस्टर, सर, इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल यूज़ ना करें। और कुछ लोगों को आदत होती है कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने की, फ़ाइन लिख रहे हैं तो F9, यू लिख रहे हैं YOU की जगह सिर्फ यू लिख देंगे, इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल यूज़ ना करें। देखिए, क्लाइंट जो है ना आपका किसी एम्प्लॉयर से कम नहीं होता, उसके साथ थोड़ा सा प्रोफेशनली चलें, और ताकि वो उसको लगे कि आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं, आपको राइटिंग की जो है वो हाउ नो है, आपको पता है कि एक प्रोफेशनल आर्टिकल किस तरह का होता है। जब आप इस तरह की अनप्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं या अनप्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं ना, तो आपका इंप्रेशन वहीं ख़राब हो जाता है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। उसके अलावा इंशाल्लाह जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि जल्दी स्किल बेस में एक सीरीज़ शुरू करूँगा, तो जल्दी मैं इस तरह की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपके कुछ सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको आंसर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।